हेलो लर्नर्स। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ अबाउट एलिमेंट्स, जो हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक, इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ की नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इन हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बहुत से एंजाइम्स, बहुत सी रिएक्शंस और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। ये हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलेनियम, आयरन, कॉपर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा मेजर एलिमेंट्स का और एक हिस्सा होता है ट्रेस एलिमेंट्स का। ठीक, मेजर एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मेजर एलिमेंट्स होते हैं वो हमें रिक्वायर होते हैं ग्रेटर देन 100 मिलीग्राम पर डे, और जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं वो रिक्वायर होते हैं लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे। सो मेजर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर। अच्छा, इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं। इनको हम बोलते हैं मैक्रो या प्रिंसिपल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल एलिमेंट्स। ठीक, अच्छा, ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी का 60 to 80% कंस्टिट्यूट करते हैं। कंस्टिट्यूट ऑफ आवर बॉडी कितना? 60 to 80%। ठीक, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स में आयरन है, कॉपर है, आयोडीन, मैग्नीज, जिंक, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, फ्लोराइड, सिलेनियम और क्रोमियम। ये क्रोमियम तक जो है, इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं? असेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक, असेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स। और ये जो है निकल, बेरियम, वेनेडियम, लेड, कैडमियम, ये होते हैं नॉन असेंशियल। अच्छा, इन निकल, बेरियम, इनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये फूड के थ्रू पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं होती। और कई बार ये टॉक्सिक भी हो जाते हैं, जैसे लेड टॉक्सिसिटी। चलिए फिर अभी हम बारी बारी एक वीडियो में हम एक एक एलिमेंट को लेके पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, उसके हर फंक्शन को, डेफिशिएंसी को और एक्सिस को सब जानेंगे। ठीक है, सो कैल्शियम थोड़ा लंबा है तो कैल्शियम 2 वीडियोज़ में आएगा। अभी फर्स्ट वीडियो में हम उसका हाफ हिस्सा कवर करेंगे और हाफ हिस्सा उसका सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, और बाकी सब को हम एक एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू रहिए और इस सीरीज़ को पकड़िए, ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला कैल्शियम को लेकर। ठीक, तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक इनऑर्गेनिक मेजर एलिमेंट है। ये पढ़ा हमने मेजर में। पहले हम मेजर को कवर करेंगे और फिर हम माइनर जो एलिमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक, तो टोटल इन ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 1 to 1.5 kg कैल्शियम पाया जाता है हमारी बॉडी में। अच्छा, ये कैल्शियम केवल ओनली कैल्शियम आयन की फॉर्म में नहीं मिलता, ये कैल्शियम फॉस्फेट्स की फॉर्म में मिलता है हमारी बॉडी, और फर्दर फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे। इसका एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम से। कहाँ से इसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाया ड्यूडेनम। ठीक, अच्छा, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मदद करते हैं, कुछ जो है फॉस्फेट्स की क्वांटिटी पे भी डिपेंडेंट होता है, ये अभी हम सब देखेंगे। और दूसरी बात, ये जो 1 to 1.5 kg हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, इसका 99% हमारी बोन्स में होता है। कहाँ पर? बोन्स। एंड ओनली 1% इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो अब ये देखते हैं फैक्टर्स प्रोमोटिंग कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन। ठीक, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें प्रोमोट करती है? विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी के बारे में अच्छे से जानना है तो मैंने विटामिन की एक सीरीज़ बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उस पर जाके आप विटामिन डी के पूरे फंक्शंस को जान सकते हैं और फर्दर विटामिन के और जो विटामिन हैं उनके भी फंक्शंस को जान सकते हैं। ठीक, तो विटामिन डी क्या करता है? सिंथेसाइज करता है कैरियर प्रोटीन को। ठीक है, कैरियर प्रोटीन अभी जनरली बता देता हूँ। ठीक, जिसका नाम होता है सी कैबेंडाइन। ठीक है, इसको बंद करता है। ये क्या करता है? इंटेस्टाइनल सेल्स पे जाता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। वर्क कहाँ करता है? इंटेस्टाइनल सेल्स पे। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है। दूसरा जो हार्मोन आता है वो होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? वो जो कैल्शियम एब्जॉर्ब हुआ है हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स में, उसके ट्रांसपोर्ट को एनहांस करता है। एनहांस ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम। ठीक, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन अनदर एंजाइम नोन एज 1-alpha हाइड्रोक्सीलेज। इस 1-alpha हाइड्रोक्सीलेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो तेज हो जाता है। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जैसे लाइसिन, आर्जिनिन, ये अगर प्रेजेंट होंगे हमारी डाइट में और कैल्शियम भी होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन
कैल्शियम का बढ़ जाएगा। अच्छा, एसिडिटी पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा एसिडिक होगा तो कैल्शियम जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, इसी वजह से जियोडेनम में ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है कैल्शियम, क्योंकि वहाँ से जो स्टमक से आने वाला फूड है वो थोड़ा एसिडिक होता है, तो जल्दी जल्दी क्या कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की प्रेजेंस में, पाराथायरॉयड हार्मोन की प्रेजेंस में। ठीक है, अच्छा, अगर जैसे हम दूध पीते हैं, दूध में लैक्टोस होता है, इसी वजह से कैल्शियम भी उसमें ज़्यादा होता है और वो आसानी से एब्जॉर्ब होता है, तो लैक्टोस भी कैल्शियम अपटेक में मदद करता है। ठीक, अब वो फैक्टर जो कि डिक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को, ठीक, उसको देख लेते हैं। पहला फैक्टर जो डिक्रीज़ करता है वो होता है फाइटिक एसिड, ये हेक्सोफॉस्फेट्स होते हैं, हेक्सोफॉस्फेट्स प्रेजेंट इन सीरियल्स, सीरियल्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसी वजह से सीरियल्स को अच्छे से पका के अगर खाएं, उसकी कुकिंग अच्छे से करें, तो ये फाइटिक एसिड एक्टिविटी लॉस हो जाती है। ठीक, दूसरे होते हैं ऑक्जेलेट्स, ऑक्जेलेट्स इंसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, जो कि लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। तो लीफी वेजिटेबल्स को भी अगर हम अच्छे से पकाएंगे तो वो उनकी भी एक्टिविटी लो चली जाती है, लेकिन फिर भी वो रह जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्जेलेट्स को पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इम्पेयर्ड फैट एब्जॉर्प्शन, अगर फैट का एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हुआ होगा, कोई डिफेक्ट आया होगा उसमें, तो भी हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। क्यों, कैल्शियम रिएक्ट करेगा फ्री फैटी एसिड के साथ, कैल्शियम रिएक्ट करेगा। ठीक, और जब ये रिएक्शन होगी तो इनसोल्यूबल कैल्शियम साल्ट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, इनसोल्यूबल कैल्शियम फैटी एसिड सॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को रोकेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ बेसिसिटी, अगर बेसिक जितना ज़्यादा बेसिक एनवायरनमेंट होगा उतना ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन लो होगा। ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स जो हमारी एक चीज़ और है, डाइटरी फाइबर्स जो हमारी खाने में जितने ज़्यादा फाइबर होंगे उतना ही लो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा। और लास्ट चीज़ है हाई डाइटरी फॉस्फेट, अगर डाइट में हम फॉस्फेट ज़्यादा ले रहे हैं, डाइट में कैल्शियम भी है फॉस्फेट भी है, फॉस्फेट ज़्यादा है हमारी डाइट में, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कैल्शियम और फॉस्फेट के रेशो को भी, जो कि इसमें मदद करता है। सो जो ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए फॉस्फेट का और कैल्शियम का, वो बनता है 1:2 टू 2:1, और ये कैल्शियम रेशो फॉस्फेट है। सो इसको ध्यान रखना है, ये रेशो, इतना रेशो अगर होगा तो आसानी से कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फाइबर्स को हमने देख लिया कि फाइबर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम अदर देन बोन, यानी बोन के अलावा कैल्शियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, बट मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, मेनली इन ECF। ठीक, ये याद रखना है। तो एंट्री ऑफ जो कैल्शियम है किसी भी सेल के अंदर, वो कौन सा है, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर मैकेनिज्म के थ्रू कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। कुछ कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं, लेकिन ये एक्टिवली जो एंटर करेगा वो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू करता है। ठीक है, और कैल्शियम जो हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है वाया यूनिपोर्ट सिस्टम, जो एंटर करेगा यूनिपोर्ट सिस्टम, यानी एक ही साइड का यूनिपोर्ट होगा, कैल्शियम एंटर करेगा। ठीक, एक्टिवली। ठीक, दूसरा जो एग्जिट होगी कैल्शियम की फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया इज बाय सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट सिस्टम, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर या सोडियम कैल्शियम एंटीपोर्ट सिस्टम के थ्रू इसकी एग्जिट होगी। ठीक, अच्छा, नॉर्मल हमारा जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है वो कितना होता है, तो नॉर्मल जो सीरम कैल्शियम लेवल होता है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये याद रखना है। ठीक, इतना हमें सीरम में ब्लड कैल्शियम मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, थर्ड बात, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज किसकी है कि हमारे ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में किस फॉर्म में कैल्शियम हमें मिलेगा। ठीक है, सो जो 50% होगा वो मिलेगा आपको आयोनाइज्ड फॉर्म में, आयोनाइज्ड फॉर्म, ये ही होगा एक्टिव फॉर्म। जो एक्टिव कैल्शियम हमारी बॉडी में होता है आयोनाइज्ड फॉर्म 50% मिलेगा। 10% होगा कॉम्प्लेक्स, किसके साथ कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ होगा, विद बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स,
सिट्रेट्स, ठीक, इनके साथ किसमें होगा, कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होगा, तो फ्री फॉर्म में नहीं अवेलेबल होगा, ठीक। दूसरा बात, 40% जो होगा वो आपके ब्लड प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट होगा। कौन से ब्लड प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन के साथ, ग्लोब्यूलिन के साथ, ठीक, इनके साथ एसोसिएशन में होगा, ठीक है। और ये ही डिफ्यूजिबल कैल्शियम होता है, ये हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के साथ होता है 40%, 10% बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सिट्रेट इस तरह की फॉर्म में होगा, और आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा 50%, और ये जो आयोनाइज्ड होता है यही एक्टिव होता है। अच्छा, ब्लड का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है ना कैल्शियम का, वो किस में प्रेजेंट होता है, वो होता है आपके प्लाज्मा में, ठीक है। और जो ब्लड सेल्स में होगा वो बहुत छोटा हिस्सा होता है जो कि ब्लड सेल्स में कैल्शियम का प्रेजेंट होता है, सही है। अभी हम प्लाज्मा कैल्शियम लेवल, रेगुलेटरी फैक्टर्स जो रेगुलेट करते हैं प्लाज्मा के कैल्शियम लेवल को, ये हम देखते हैं। पहला है कैल्सिट्रायोल जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम को प्लाज्मा लेवल में, ठीक। कैल्सिट्रायोल मीन्स विटामिन डी, ठीक है, एक्टिव विटामिन डी जो होता है, ठीक। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को, इंक्रीज करेगा प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को। इसका काम क्या है, ये हम विटामिन डी की वीडियोस में अच्छे से देख चुके हैं, अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक। तो इंटेस्टाइन पर वर्क करता है ये, इंटेस्टाइन पर, बोन पर एंड किडनी पर। ये इसके 3 टारगेट टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर ये काम करके प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। दूसरा होता है पाराथायरॉयड हार्मोन। पाराथायरॉयड हार्मोन क्या है, एक सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड है। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 84 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये सीक्रेशन कहाँ से होता है, इसका सीक्रेशन होता है पाराथायरॉयड हार्मोन, जो कि थायराइड हार्मोन के पीछे प्रेजेंट होते हैं पाराथायरॉयड हार्मोन्स। तो ये रेगुलेट करता है कैल्शियम की कंसंट्रेशन इन दी प्लाज्मा को। कैसे करता है वो देखते हैं। ये क्या करता है, बाउंड करेगा टू रिसेप्टर एंड एक्टिवेट एडिनाइलेट साइक्लेज को, ठीक। टू लिबरेट क्या कराएगा, वहाँ से लिबरेट साइक्लिक एएमपी लिबरेट कराता है, ठीक है, साइक्लिक एएमपी। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम को, इंक्रीज इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम को, ठीक। ये इसका काम है। तो सेल के अंदर कैल्शियम को बढ़ाएगा, एक काम तो ये हो गया। दूसरा ये काम करता है आपके उसी तरह जिस तरह विटामिन डी कर रहा है बोन्स पर, इंटेस्टाइन पर एंड किडनी पर। बोन से डीमिनरलाइजेशन कराएगा, डीमिनरलाइजेशन यानी बोन से कैल्शियम को निकालकर प्लाज्मा में लाएगा, ठीक। डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन कराएगा बाय ओस्टियोक्लास्ट्स। किसकी एक्टिविटी बढ़ाता है, ओस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ओस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, हमारे डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन करते हैं, उसकी एक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो वहाँ से यहाँ से जो कैल्शियम निकल के कहाँ आता है, प्लाज्मा में आता है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेटेज, और दूसरा होता है कोलेजिनेज। इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है प्लाज्मा कैल्शियम लेवल इंक्रीज कराने के लिए। इंटेस्टाइन पे एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, उसकी विटामिन डी की हेल्प करता है, ठीक। और तीसरा जो किडनी पे काम करता है, किडनी पे कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, किडनी पे कैल्शियम रिजॉर्प्शन बढ़ाता है, और रिजॉर्प्शन का काम होता है विटामिन डी का। सो ये इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, डायरेक्टली विटामिन डी की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, कैल्शियम का रिजॉर्प्शन बढ़ रहा है, यानी यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा पास नहीं होगा। ये काम किसका हो गया भाई, पाराथायरॉयड हार्मोन। तीसरा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या होता है, एक पेप्टाइड ही है कैल्सिटोनिन, जिसमें 32 अमाइनो एसिड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो गया। सीक्रेटेड बाय पाराफोलिकुलर सेल्स। कौन, पाराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन को। अच्छा, कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है कैल्शियम, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कैसे करेगा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन को बढ़ा देगा, ठीक है। एंटागोनिस्ट, बिल्कुल जैसे पाराथायरॉयड हार्मोन काम कर रहा था ना, ये बिल्कुल उसके अगेंस्ट में काम करेगा। ये कैल्शियम के
एक्सक्रीशन को बढ़ा देगा। वाया यूरिन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन कराएगा, यानी प्लाज्मा से कैल्शियम कहाँ सेटल कराएगा, बोन में सेटल कराएगा, ठीक है। और तीसरा एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन से भी ये लो करा देगा। सो ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज हो गया कैल्शियम लेवल, ठीक। बिल्कुल एंटागोनिस्ट काम करता है किसके, पाराथायरॉयड हार्मोन के, ये बात ध्यान में रखनी है। तो अच्छा एक बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसके लिए कैल्शियम और इन तमाम चीज़ों का, कैल्सिटोनिन, पाराथायरॉयड हार्मोन, वाइटामिन डी का फंक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कैल्शियम स्टोर होता है वो आपके टीथ्स में स्टोर होता है, बोन्स में स्टोर होता है, ठीक है। अब जो टीथ्स में एक बार कैल्शियम स्टोर हो गया वो डिमिनरलाइजेशन में नहीं जाएगा, ठीक, क्योंकि अगर बोन टीथ से हम डिमिनरलाइजेशन करने लगेंगे तो टीथ्स हमारे बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक। तो टीथ में जो कैल्शियम एक बार सेटल हो गया वो हो गया, लेकिन जो बोन्स है, बोन्स से कैल्शियम को निकाला भी जा सकता है और डाला भी जा सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो टीथ कभी भी डीकैल्सिफिकेशन के या डिमिनरलाइजेशन के प्रोसेस में नहीं जाते, वो सिर्फ बोन्स जाती हैं, ठीक है। अभी हम इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। एक बंदे को कितनी रिक्वायरमेंट होती है डाइट में। एक एडल्ट के लिए बात करें तो 500 mg पर डे। एक चाइल्ड के लिए बात करें तो 1200 mg पर डे। एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन के लिए बात करें तो 1500 mg पर डे होती है। और आफ्टर 50 ईयर, जब 50 साल से ज़्यादा होती है तो बोन डिमिनरलाइजेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की, 1500 mg पर डे। और उसके साथ साथ कुछ हमें विटामिन डी भी देना पड़ता है एक्स्ट्रा अलग से, ठीक, वो अराउंड होता है 20 माइक्रोग्राम पर डे। तो ये रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बोन्स कमज़ोर होने लगती है, तो कैल्शियम की, विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये जो हम 500 मिलीग्राम पर डे हमने एक एडल्ट को दिया है, इस एडल्ट का एक्सक्रीशन भी होता है जिसमें से अराउंड 400 mg स्टूल के थ्रू निकल जाता है, स्टूल पोटी के थ्रू निकल जाता है, और 100 mg अराउंड यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो डेली कितने की रिक्वायरमेंट हो गई, लॉस कितना हुआ 500 का, रिक्वायरमेंट कितने की हो गई 500 की। तो ये होता है, इसी को कम करने के लिए विटामिन डी काम करता है, ठीक है। विटामिन डी इस लॉस को बचाता है, स्टूल के से लॉस नहीं बचा सकता लेकिन यूरिन से लॉस को बचाता है। अभी सोर्सेज देख लेते हैं, सोर्सेज क्या क्या है डाइटरी सोर्स। मिल्क है, बचपन से जानते हैं मिल्क में कैल्शियम होता है, सब जानते हैं। बीन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिश है, एग योक है, इन सब में अच्छी खासी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। हमने देखा था कि कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से भी जुड़ा हुआ था कैल्शियम, तो हाइपो एल्बुमिनिया, यानी एल्बुमिन जो प्रोटीन हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, अगर वो कम हो जाए तो उसके कम होने की वजह से भी कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है। यानी अगर एल्ब्यूमिन 1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए, ठीक है, तो अबाउट 0.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर ऑफ कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, अगर ये कम होता है, जो एक्टिव फॉर्म है हमारे पास, आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम हमारे पास है, आयोनाइज्ड कैल्शियम जो हमारे पास है अराउंड 50% होता है ब्लड प्लाज्मा में, वो अपना काम करता रहेगा। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन कोई भी नहीं आती, यानी डेफिशिएंसी का कोई सिम्टम नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे एक बात रह गई है बताने के लिए, वो होती है किडनी थ्रेशोल्ड। किडनी थ्रेशोल्ड, तो किडनी थ्रेशोल्ड क्या है? किडनी थ्रेशोल्ड वो वैल्यू है जिसको पार करने के बाद, यानी उतने लेवल पर अगर हमारी बॉडी में ब्लड कैल्शियम मौजूद है, उतना कैल्शियम मौजूद है, उससे जैसे ही एक्सेस होगा तो हमारी बॉडी उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी, ठीक है। उसको क्या करेगी? एक्सक्रीट करना शुरू कर देगी, ठीक। और वो कितनी होती है? वो होती है अराउंड 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इस क्वांटिटी से ज़्यादा कैल्शियम प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, तो किडनी क्या करेगी? उसका एक्सक्रीशन शुरू कर देगी, ठीक। किसका एक्सक्रीशन शुरू करेगी? कैल्शियम का। तो इसी को हम बोलते हैं किडनी थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम इन यूरिन स्टार्ट करेगा ब्लड कैल्शियम को जब कितना 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। सो ये इसका व्यू हो गया। अभी हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में।
कुछ फंक्शंस हम इस वीडियो में देखेंगे, कुछ फंक्शंस हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन कुछ सेवरल रिएक्शन जो कि ब्लड क्लॉटिंग कास्केड, एक पूरा प्रोसेस चलता है, पहले फैक्टर 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये फैक्टर्स आपस में मिल के काम करते हैं, सारे फैक्टर्स, ठीक। उसमें से एक फैक्टर नंबर 4 कौन सा होता है भाई? ब्लड कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है फैक्टर 4 होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4। ये क्या करता है? ये करता है कैल्शियम अटैच करता है किसके साथ? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट के साथ, इसके साथ कंबाइन करता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड के रेसिड्यू है ये, ठीक। और ये क्या करता है? ये चेंज करता है किसको? प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन में। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये इधर से अटैच करता है किसके साथ? जो आरबीसी है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच करेगा और क्या कराएगा फिर? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कराता है। ये इसका काम होता है। पहला काम ब्लड कोएगुलेशन में मदद करा कैल्शियम ने। दूसरा नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ठीक, नर्व ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। चौथा मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एटीपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। दूसरा इंक्रीज करता है किसको? इंट्रैक्शन, किसका? एक्टिन एंड मायोसिन के इंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। यही तो कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, इनके इंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कैल्शियम प्रोलॉन्ग सिस्टोल कराता है, यानी कि अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गए तो जो सिस्टोल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। प्रोलॉन्ग सिस्टोल यानी हमारे हार्ट वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देर तक होगा। जब हम इंट्रावेनियसली कैल्शियम को डालते हैं, ठीक है, कैल्शियम साल्ट्स को हम इंट्रावेनियसली अपनी बॉडी में डालते हैं तो हम उसको बहुत स्लोली देते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोली, क्योंकि अगर सडनली कैल्शियम की क्वांटिटी इंक्रीज होगी हमारे ब्लड प्लाज्मा में तो कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। फिर इसका फोर्थ फंक्शन है सेवरल आयंस और वाटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए रिक्वायर होता है, ठीक। फिफ्थ फंक्शन सेकेंडरी और टर्शरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है। आप सेकेंडरी टर्शरी मैसेंजर्स के बारे में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एज ए काम करता है सेकेंडरी और टर्शरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करने वाला इपेनफ्रिन जब अपना काम करता है तो कैल्शियम का एज ए सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ करता है। और एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब अपना काम करता है तो वो एज ए टर्शरी मैसेंजर यूज़ करता है कैल्शियम को। सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी को यूज़ करता है, फिर ये साइक्लिक एएमपी कैल्शियम को आगे अपना काम कराने के लिए यूज़ करता है, ठीक। तो टर्शियरी और सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे काम करता है कैल्शियम। सिक्स्थ फंक्शन होता है इसका फैसिलिटेट करता है रिलीज ऑफ सेवरल हार्मोन्स। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जिनके रिलीज़ को फैसिलिटेट करता है, उसको आसानी प्रोवाइड कराता है कैल्शियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें, पाराथायरॉयड हार्मोन के रिलीज़ के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इंसुलिन के रिलीज़ के लिए भी कैल्शियम की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो ये आज की वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होती है। हम फर्दर फंक्शंस, 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और दोस्तों नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। गुड बाय दोस्तों।